नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा लबेबाम है। ऐसे में शनिवार से बिहार की राजनीतिक धरती पर वोट चोरी बनाम जननायक चोरी का नैरेटिव तेजी से फैल गया है। वोट चोरी बनाम जननायक चोरी ने हर बिहारी की जुबान को बेलौस कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह नैरेटिव आने वाले 1.5 महीने सर चढ़कर बोलेगा और बिहार के जननायक तो वास्तव में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, पर अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक बताया जा रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक बताया तो कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल में राहुल गांधी को जननायक बताकर पोस्ट किया। कर्पूरी ठाकुर से जननायक पद छीनने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी मुखर हो गए हैं। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में युवा संसद में राहुल और राबड़ी देवी की पूर्व सरकार पर जोरदार हमला किया। बिहार की जनता को आगाह किया, भैया अब तो जननायक पद की चोरी की कवायद की जा रही है। बिहार के लोग सावधान हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं। ये पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। इसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में बिहार भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक मनीष पांडे जी पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। पांडे जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। चूंकि आपको जल्दी जाना है तो उस पर तफसील से नहीं हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपसे विश्लेषण करेंगे। जननायक पद को लेने की होड़ मच गई है। क्या कर्पूरी ठाकुर के बराबर आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मानते हैं क्या? अब देखिए, यह जननायक, लोकनायक, इस प्रकार की जो उपाधियां जनता ने किसी को दी है, किसी नेता को दी है जी, यह कोई ऐसे आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत परिश्रम करना पड़ा है, लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, तब जाके जनता ने किसी को लोकनायक या जननायक बनाया। और यह लोकनायक या जननायक जो है, यह कोई बार बार बनने की चीज भी नहीं है। कोई नायक बन सकता है, कोई दूसरे की उपाधि प्राप्त कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक उपाधि जो ऑलरेडी किसी को मिल चुकी है, उस उपाधि को ग्रहण करने की कोशिश करना, उसको प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वह चुराने की बात हो गई। भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार में प्रतीक है, पूरे देश में 74 के आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही, उसके बाद लोगों ने उनको लोकनायक कहा। उसी प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व रहा, जिस प्रकार से वह एक सामान्य से परिवार से आते थे और मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको पटना में रहने को, जब तक वह जीवित रहे, उनके पास पटना में रहने को एक अदना सा छोटी सी भूमि भी नहीं थी। ऐसे कोई जननायक नहीं हो जाता है। अब लोग अपने से, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजेश जी, मैं तो यही बात कहता हूँ। अब यहाँ बिहार में लोग तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता या नेता लालू जी को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। अब मांग करना, कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या एक सजा याफ्ता व्यक्ति जिसको कोर्ट ने सजा याफ्ता करार दिया हो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हुए हो, बहस हुई हो और फिर जाके उसको मुजरिम घोषित किया हो, उसका पास्ट चाहे कितना भी बहुत वो क्यों नहीं रहा हो, लेकिन अगर वह आज की तारीख में सजा याफ्ता है और कोई उसको कहे कि भारत रत्न मिल जाए, मुझे लगता है ऐसे उपाधियों की, ऐसे पुरस्कारों की तौहीन नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार आकर कुछ नेता, कुछ लोग जिस प्रकार से वो लोकनायक और जननायक की उपाधि खुद से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई यह उपाधियां, यह सम्मान जो है, यह सम्मान जनता ने सबको नहीं दिया है, किसी एक को दिया है और वह भी उनके कृतित्व से दिया है। कोई ऐसे नहीं दे दिया है कि किसी बहुत बड़े घराने के बेटे हैं, बहुत बड़े राजनीतिक फैमिली से आते हैं या बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं दे दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक नई पीढ़ी के अंदर, जिस नई पीढ़ी ने नहीं जाना है कि जननायक क्या है, जननायक कौन है, जननायक कैसे बन गया कोई व्यक्ति, उसके बीच में यह विषय रखने की कोशिश की जननायक है, निश्चित रूप से वह उसी चोरी के समान है जिस चोरी की कोशिश और अन्य क्षेत्रों में करने की आजकल की जा रही है। ठीक बात है। पांडे जी, ये
मतलब एक अजीब सी राजनीति हो रही है, नेता खुद ही अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो हमारा जो मेंटल स्टेटस है पॉलिटिशियंस का, वो बिल्कुल बिखर गया है क्या? कहीं नहीं, हम एक लाइन ऑफ एक्शन हमको तय करो। कर्पूरी ठाकुर हर कोई नहीं बन सकता है, और तमाम अगर लीडर्स को देखा जाए, पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वो भी जननायक हो गए, ये भी हो गया। अब तेजस्वी से उनकी तुलना की जा रही है। तेजस्वी यादव और कहां कर्पूरी ठाकुर, कोई तुलना ही नहीं है। ये जो महिमा मंडन करने की जो जो ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको पांडे जी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कुछ बहकी बहकी बातें नहीं हो गई क्या? नहीं, मैंने कहा कि यह एक राजनीति का नया स्टाइल शुरू हो गया जी। कि अब कहने वाले पप्पू यादव हैं। अब पप्पू यादव की अपनी क्या छवि रही है राजनीति में, जी। यह बिहारवासी पूरे देशवासी जानते हैं। और ऐसे लोग जिनकी अपनी खुद की छवि नहीं रही है, वह दूसरे को सम्मानित करने के लिए, उपाधि देने के लिए वह जनता के बीच जाकर और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक समय था राजेश जी, जब राजनीति में कथनी और करनी का बड़ा महत्व होता था, बहुत महत्व था। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद तक, मैं कहूंगा 70 के दशक तक 70 के दशक तक अगर आप राजनेताओं का चरित्र उठाकर देखेंगे ना, तो उनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता मतलब समानता होती थी। और लोग जो कहते थे वह करते भी थे। जनता को लगता था कि नहीं, ये व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो निश्चित रूप से सही होगा, एक भरोसा होता था। लेकिन 70 के दशक के बाद अगर हम देखें तो राजनीति में बहुत गिरावट आई, धीरे धीरे 80 के दशक में, 90 के दशक में और ज्यादा गिरावट आ गया कि सत्ता के लिए किसी स्तर तक गिरने की बात जो है वह लोगों में देखी गई। और आते 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 आज की वर्तमान जो सत्ता है, देखिए बिहार में एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद पिछले 10-11 वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं रहा है। और भारतीय राजनीति की दशा और दिशा जो है वो बदली है। जो एक ट्रेंड चला आ रहा था पहले से, एक पारिवारिक, एक राजनीतिक घराने का या एक राजनीतिक परिवार का, या बहुत ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार या अराजकता, तो कई विभिन्न क्षेत्रों में जो एक माफियागिरी कह सकते हैं, राजनीति में माफियागिरी, वो जो एक स्थापित हो चुका था, वह क्या हुआ कि 90 के दशक में बहुत कुछ लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा। कैसे तोड़ा, लेकिन उसका स्टाइल दूसरा था। मैं कहूंगा लालू प्रसाद जी किंग मेकर बने, किसी को भी टिकट दे देते थे और विधायक और सांसद बना देते थे। लेकिन उनके बनाने का जो तरीका था, वो गलत था। उसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि वो गलत था। वह किसी भी अपराधी को टिकट दे देते थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते थे जिसका चरित्र वैसा नहीं रहता था, और लालू प्रसाद जी के वोट बैंक के कारण वह जीत कर आ जाता था। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे पिछले 10-11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और में खास करके कि समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है वह राजनीति में शुरू हुआ। और प्रतिनिधित्व ही नहीं हुआ, आप देखेंगे, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, देश की राष्ट्रपति जिस समुदाय से आती है, जिस वर्ग से आती है, तो आप उनको यह नहीं कह सकते कि वह आदिवासी समाज से है, ट्राइबल्स है, इसलिए राष्ट्रपति है। नहीं, उनमें उसकी योग्यता है। वह आप उनकी योग्यता के बनने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि नहीं, वह सिर्फ इसलिए नहीं है राष्ट्रपति कि वह ट्राइबल समाज से आती है, बल्कि वह राष्ट्रपति के योग्य भी है। ये बड़ा फर्क आया। पहले क्या होता था, और भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा गर्मा वाला पद है वह, पहले भी महिलाएं राष्ट्रपति हुई है इस देश की, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे राजेश जी, तो उसमें काफी फर्क आपको दिखेगा। एपीजे अब्दुल कलाम आज भी बड़े राष्ट्रपति, हम लोगों ने देखा एपीजे साहब को, वह वैज्ञानिक थे, लेकिन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक लकीर खींची, बहुत बड़ी लकीर खींची। ये एक जो बदलाव देखने को मिला, आज क्या है कि जो एक राजनीति में जो स्मगलिंग था, जो एक स्थापित परिवार था, आज जब उनका अपना अस्तित्व जब समाप्ति के कगार पर है, वह राजनीति से जब उखड़ते जा रहे हैं, तो बड़े व्याकुल और बेचैन हैं। और इस परिस्थिति में इस प्रकार की बातें, जैसे प्रोपेगेंडा करना,
अनावश्यक रूप से चुनाव आयोग को चोर कहना या कभी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देना, ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं पर, मतलब कुछ से कुछ ऐसी चीजें, ऐसा प्रोपेगेंडा करना जो व्यवहारिक नहीं है और सही नहीं है, तो ये इस प्रकार से हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा राजेश जी, यह भारतीय राजनीति की जो दशा और दिशा बदली है पिछले 10-11 वर्षों, इसमें कुछ स्थापित घरानों के जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, जिनकी दुकानदारी अब बंद होती जा रही है दिनों दिन, उनकी यह व्याकुलता है, यह बेचैनी है, जिसके कारण इस प्रकार के विषय सामने आ रहे हैं। ठीक बात है पांडे जी। एक बात अब थोड़ा सा बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लें, आपको जाना भी है 69 लाख वोटर बिहार में काट दिए गए और 22 लाख समथिंग जोड़े भी गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल फेयर है? इसको भी लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो सब बेवजह है, एक खामखा का नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, या आप ये कह लीजिए ये प्रोपेगेंडा है? नहीं, देखिए, जब 69 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे तो सवाल खड़े होने तो लाजमी है, निश्चित रूप से सवाल खड़े होने लाजमी है। इसलिए लाजमी है जब ये हाल में ही लोकसभा के चुनाव उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुए, हाँ। और उसमें ये 69 लाख मतदाता भी शामिल थे, तो अगर ये अवैध थे या फर्जी थे, तो अगर लोकसभा के चुनाव में थे, तो कहीं ना कहीं सवाल जो लोग भी खड़े कर रहे हैं वह सवाल जायज हैं। लेकिन विषय क्या है? विषय राजेश जी यह है कि एसआईआर की आवश्यकता चुनाव आयोग ने क्यों महसूस की? एसआईआर की आवश्यकता तो इसीलिए ने महसूस की कि ऐसे लोग, अब मतदान का प्रतिशत 57%, 55%, 60% से ज्यादा होता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये जो 30%, 37% मतदाता जो भाग ही नहीं लेते चुनाव की प्रक्रिया में, आखिर में वो कौन है, यह जानना तो जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे इस बार निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत 70%, 75%, हो सकता है 80% तक भी जाए, क्योंकि ये वैसे मतदाता जो कभी थे ही नहीं, फर्जी थे, वो सिर्फ लिस्टिंग में थे, ऐसे लोगों का नाम जब कट जाएगा तो वोट का प्रतिशत ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि बढ़ जाएगा। और चुनाव आयोग ने जो किया है वह संवैधानिक स्वरूप के आधार पर, संविधान ने जो चुनाव आयोग को ताकत दी है उस ताकत के आधार पर किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वह जहां एक और चुनाव आयोग का राइट है, वह अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ जो फर्जी मतदाता है, जैसे 2003 में एक बार और एसआईआर हुआ था, तो जो फर्जी मतदाता है उन मतदाताओं का भी नाम कटना चाहिए। और मुझे लगता है कि नाम अगर कटे होंगे तो हर तरह के समर्थक जो मतदाता रहे हैं उन सबके कटे होंगे। तो यह नुकसान अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर तो सारी पार्टियों को हुआ होगा। इसीलिए किसी एक या दो पार्टी का विरोध करने का मतलब भी समझ से परे है राजेश जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी। लेकिन बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर बिहार के मतदाताओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया है, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है, तो मतदाताओं के बीच में इसको लेकर कोई भ्रम नहीं। ठीक कह रहे हैं आप पांडे जी। एक चीज और ये कि प्रशांत किशोर जी इधर सम्राट चौधरी पर आपके डिप्टी सीएम है, कत्ल और भ्रष्टाचार और न जाने के तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं और लिखत पढ़त पे लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आपको डैमेज कर रहे हैं या महागठबंधन को डैमेज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए 2020 के चुनाव में, क्योंकि देखिए आजकल कैलकुलेशन हो गया है, चुनाव भी जो है ना वो एक प्रकार का वो आप कह सकते हैं कि टूल्स है, और एक सिस्टम के तहत उसका बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट आजकल होने लगा है चुनाव। तो 2020 के चुनाव में जो स्थितियां आई थी उसमें बहुत कम वोटों का अंतर रहा था एनडीए और महागठबंधन के बीच जी। अब प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बड़ा प्लानिंग करके उतारा गया है मैदान में, ताकि उनकी भूमिका विपक्षी की तो दिखे, लेकिन ऐसी भूमिका ना दिखे कि वो महागठबंधन के पार्ट है। और ये बहुत बड़ी साजिश है, आप देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब
सांप कहते हैं ना, कितना भी टेढ़ा चलेगा तो बिल के पास जब आएगा ना तो वो सीधा ही उसमें घुसेगा। तो प्रशांत किशोर की भी स्थिति कुछ बिहार में ऐसी ही है। वो जब जी। अपने स्वरूप में आते हैं ना तो पता चल जाता है कि वो काम एक्चुअली कर किसके लिए रहे। देखिए, हाँ। जिस बात की चर्चा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उस बात की चर्चा प्रशांत किशोर 6 महीना पहले भी कर सकते थे, 4 महीने पहले भी कर सकते थे। आज मेन टाइम में आकर भाजपा के वैसे लोगों को टारगेट करना ताकि भाजपा की छवि खराब हो, वो जेडीयू पे को टारगेट, नीतीश कुमार के बारे में कुछ और कहते हैं, अशोक चौधरी के बारे में कुछ और कहते हैं, और भ्रष्टाचार की बात करना। देखिए, आजकल 2-3 आरोप बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं। आप किसी के चरित्र पर सवाल हाँ। तुरंत खड़ा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर आप कोई आरोप तुरंत लगा सकते हैं, चूंकि न्यायालय में जाएगा, उस पर बहस होगी, तो जब तक 8-10 महीने में फैसला आएगा तब तो चुनाव समाप्त होकर सरकार दाएं बाएं हो जाएगी। तो है क्या कि प्रशांत किशोर उसी रूप में आज बिहार में आकर सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा तो बताते नहीं है। जब उनके हाँ। ऊपर हाँ। सवाल खड़े होते हैं तो अपनी आमदनी, अपना सारा चीज के बारे में, वही अरविंद केजरीवाल के स्टाइल की कट्टर हाँ। ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार व्यक्ति। दूसरी बात, मैं बहुत, राजेश जी, मैं बड़े ईमानदारी से और मैं बोलूंगा कि देखिए, जी। राजनीति में भ्रष्टाचार हाँ। बिल्कुल ना हो, सत्ता में भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मैं काश ऐसा कर पाता। उन्होंने भी अपने जी। भाषण में, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था। तो देखिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन आप कहेंगे, आप जो आधार लेकर चल रहे हैं, उस आधार में आपका सीधा टारगेट है कि एक ऐसी सरकार जो बेहतर कर रही है, आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह बड़ा स्पष्ट है कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, या पीछे हाँ। से, यह बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। हाँ। पांडे जी, नीतीश जी के साथ और आपका सीटों को लेकर लगता है कि पूरा अलायंस हो गया है कि कितनी सीटें आप लड़ेंगे और कितनी सीटें वो लड़ेंगे और कितनी सीटें और सहयोगियों को, हमको और चिराग पासवान को देंगे। क्या आपको लगता है कि कुछ फाइनल 1-2 दिन में फाइनल होने जा रहा है आपका गठबंधन का पूरा प्रोसेस? हम मान के चलें? हमारे यहाँ यह कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग जो 2020 के हिसाब से हम लोगों ने जो सीटें लड़ी थी, उसके जी। आधार पर नई रणनीति जो भी है वो हम कर रहे हैं। चिराग जी का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो सहमति है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सारे गठबंधन के लोग एक चीज तो चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी न हो। इस विषय पर सारे जितने भी घटक दल हैं वह हम लोग एक मत हैं, चाहे चिराग जी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे जी। भाजपा जदयू, जो भी हो, ये 5 पार्टियां, ये संकल्पित है कि किसी भी कीमत पर बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। सीटों का 1-2 जहां भी होगा हम लोग बैठ के तय कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं मिला है। ठीक बात है। पांडे जी, दो फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाह रहे थे। एक तो ये कि नीतीश जी ने 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के खाते में डालने का प्रोसेस शुरू कर दिया, नंबर 1। पांडे जी, मतलब फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे जी बोलिए। कि नीतीश जी ने 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के खाते में डालने का क्रम शुरू कर दिया है, एक चीज। दूसरा, आपको क्या लगता है कि जो प्रोसेस अब बनने जा रहा है नीतीश जी का, वो तो अपने लेवल पे है, क्या चुनाव 6-7 तारीख में डिक्लेयर्ड हो जाएंगे और क्या 2 चरणों में चुनाव होंगे? क्या आपकी कोई जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर कोई इस तरह की बातें हुई हैं क्या? नहीं, ये जो आपने सवाल पूछा है राजेश जी, पूरी तरीके से चुनाव आयोग के दायरे का है। जी। तो इसमें हम लोग कोई आशंका कुछ भी किसी प्रकार का नहीं कर सकते। मुझे लगता है चुनाव आयोग जो भी कर रही है निर्णय, अब समय है, चुनाव आयोग कभी भी उसकी घोषणा कर देगी। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए प्रिपेयर्ड है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग जब भी तिथि घोषित करेगी, उस तिथि को हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 10,000 रुपए जो खाते में डाले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं, ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए शुरू से नीतीश जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती आ रही है। यह पूरी तरीके से हम लोगों की प्लानिंग का हिस्सा है।
इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। बिहार की महिलाएं जानती है कि बिहार में महिलाओं को सम्मान तभी मिला है जब बिहार में एनडीए की सरकार है। ठीक बात है। एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। एक सर्वे की रिपोर्ट आई जिसमें तेजस्वी जी बतौर सीएम काफी आगे माने जा रहे हैं, नीतीश जी उसके पीछे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार अगर आपकी बनेगी तो नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर होंगे, या इस तरह के सर्वे को लेकर तमाम सारी चीजें होती हैं, ये क्या केवल कयासबाजी है? देखिए, सर्वे पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन सर्वे में यह भी है स्पष्ट रूप से कि एनडीए की सरकार को ही बहुमत मिल रहा है। हाँ हाँ। उस सर्वे में यह भी है। तो जी जी आपका दोनों पक्ष है, एक पक्ष हमारे विपरीत है, दूसरा हमारे अनुकूल है। जी जी बिहार में देखिए, आज की तारीख में बिहार में 20 वर्षों तक नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, एनडीए की सरकार होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं है। यह बात बड़ा स्पष्ट है। अब चूंकि लोक लुभावन मुद्दे, नारे तेजस्वी जी लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, उससे व्यक्तिगत रूप से लोगों के पसंद में आ सकते हैं, लेकिन सरकार के रूप में आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार पर बिहारवासी। ठीक बात है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चर्चा हम लोगों ने की है थोड़ा सा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में फिर आपके साथ विश्लेषण करेंगे पूरा व्यापक रूप से। मैं चाहूंगा कि आप समय भी दें। थैंक यू पांडे जी। बिल्कुल। बिहार में वोट चोरी बनाम जननायक चोरी की राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। कौन जीते और कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन यह तय हो गया है कि बिहार में बयानों की तलखी, नैरेटिव की होड़, आरोप प्रत्यारोप और अपशब्दों का पिटारा जरूर दिखेगा। धन्यवाद, नमस्कार।